ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है हमारे देश में? मैं आपको एक यूपी की कहानी सुनाता हूँ। बताओ। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो तुम कह रहे हो। हाँ, तो उससे नमस्कार, नीलकंठ मिश्रा मेरे घनिष्ठ मित्र के साथ जो पिछला वीडियो बना था उसको आपने बहुत स्नेह बहुत सम्मान दिया है, इसके लिए धन्यवाद। कई बार आप लोगों ने मुझे बोलते सुना होगा कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। नीलकंठ से बेटर इस चीज़ को समझाने वाला और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फार्मा, इकोनॉमी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ताइवान। इसलिए वो जो पर्सपेक्टिव हमारे देश पे दे सकते हैं बहुत कम लोग दे सकते हैं। और दूसरा मज़ा मुझे बहुत इस इंटरेक्शन, इस वार्तालाप से लगा कि छोटी छोटी कहानियों से कितनी सहज ढंग से, कितनी सरलता से एकदम जटिल चीज़ों को भी वो आसान कर देते हैं। तो बस ये उस सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। उनसे बात भी हुई थी उसको लेके कि नासा ने रात की फोटोग्राफ्स लिए हैं पूरी दुनिया के 2012, 2016 एंड सो ऑन। उसमें क्लियरली दिखता है कि भारत में बहुत उन्नति हुई है बिजली को लेके स्पेशली। और बिजली पहुंचने के लिए सड़क पहले ज़रूरी है एकदम कि अगर मैं ट्रांसफार्मर कैसे भेजूंगा एंड सो ऑन, राइट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की होड़ हुई है देश में, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कितनी होती है? मैं आपको एक यूपी की कहानी सुनाता हूँ। बताओ। सुमेरपुर में बड़ी कंपनी का ये साबुन की फैक्ट्री लग रही है। ठीक है। उनके सीईओ जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने और कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप बताएं कि क्या समस्या है, क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहला तो ये कि इसमें हम चाहते हैं कि महिलाएं काम करें और 3 शिफ्ट ऑपरेशन होगा, लेकिन 7 बजे के बाद तो महिलाएं काम नहीं कर सकती यूपी में। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई तो ये फैक्ट्री कब खुल रही है? 6 महीने में खुल रही है। ठीक है, और क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये नेशनल हाईवे है, वो थोड़ा फैक्ट्री से दूर है, तो एक सड़क बना दीजिए हमारे लिए। सड़क बना दीजिए, नहीं तो ट्रक के में वो सामान डैमेज हो जाता है, समय लगता है। ठीक है, और भी कुछ की चीज़ें थी, ठीक है। बट 6 महीने के अंदर लेबर लॉ चेंज हो गए, सड़क बन गई। क्या बात है। तो फिर जब इनॉग्रेशन हुआ तो वही 21 से 25 साल की महिलाएं और लड़कियां वहाँ फैक्ट्री पे काम कर रही थी। और मुख्यमंत्री जी आए, उससे बहुत प्यार से बात की कि भाई आपके बाबूजी क्या करते हैं, आप कहाँ से आई हैं, कितने दूर से आते हैं, और बसेस मतलब सेफ्टी का पूरा वो ध्यान रखे। तो ये सब बदलाव जो है, ये सब हमें करते रहना होगा। सो जैसे लेबर लॉज में भी अब चेंज आ रहा है, लेकिन अब अगर आपको केंद्र सरकार को एडवाइस देनी है तो आप क्या बताएंगे? फिजिकल कंसोलिडेशन करना है, वो कर रहे हैं। कि अपना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्वालिटी इंप्रूव कर दी, वो कर रहे हैं। रेलवेज़ में केपेक्स बढ़ाना है, पहले 5-7 साल लग रहा था कि वो सरकार की क्षमता ही नहीं करने की, अब वो भी बढ़ना शुरू हो गया। कमाल हो रहा है वहाँ तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चाइना +1, मतलब एटलीस्ट उसमें शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। उसमें बहुत आगे बढ़ना है। जैसे अभी हम लोग फुटवेयर में, टेक्सटाइल्स में, बहुत सारे सेक्टर्स में समहाउ हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सबको करना है। बट इसमें कोई नई बात नहीं, अब सरकार को भी पता है करना है और सरकार कोशिश किए जा रही है, कुछ ना कुछ चल जाएगा। अब दीजिए नई एडवाइस। तो ये अब एडवाइजरी का काम भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो पुराना चिट्ठा जो है नहीं चल रहा, वो सेम टेम्पलेट नहीं चल रहा, क्योंकि वो समय आधा काम तो हो चुका। रिसेंटली तुमने एक नोट लिखा था जिसमें तुमने कहा था कि करीब 1.2 मिलियन और 1.2 करोड़ पीपल एंटर द वर्कफोर्स, की नए लोग आ रहे हैं। एक तरफ मैं पढ़ता हूं कि इंडिया इज अ सप्लायर टू द ग्लोबल वर्कफोर्स, कि हम दुनिया को जो भी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चाहे मजदूर है, हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है हमारे देश में कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं और एक तरफ हम सुनते हैं कि लेबर की शॉर्टेज भी है? नहीं, तनख्वाह बढ़ रही है। सो इसमें इसलिए इसमें नॉमिनल वेज ग्रोथ और रियल वेज ग्रोथ को अलग अलग देखते हैं। सो तो तनख्वाह बढ़ तो रही है, मतलब 5-7%, इनफैक्ट एग्री वेजेस भी बढ़ रहे हैं। समस्या ये है कि इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ रहा है, तो वो रियल वेज ग्रोथ नहीं हो रहा। जबकि अगर सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती तो रियल वेज ग्रोथ भी होती है। यानी कि इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में अगर आप जितना काम कर रहे थे उससे ज़्यादा कर पा रहे हो, वॉल्यूम ग्रोथ आपकी बढ़ गई है, तो आपको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अगर फ्री मार्केट है तो वो क्यों नहीं हो रहा?
तो अभी असल में हुआ क्या है, और ये पोस्ट कोविड फिनोमिनन है। सी हमारी इकॉनमी अभी करीब सवा साल पीछे है कंपेयर टू कि वो अगर कोविड नहीं होता तो कहाँ होते। अच्छा, ओके ओके। तो क्या हुआ है कि लेबर की डिमांड जो है वो सवा साल पीछे है, और लेबर सप्लाई तो रुकती नहीं है, क्योंकि जो अब 20 साल पहले जन्मे थे वो वर्कफोर्स में आए जा रहे हैं। अच्छा, ओके। तो इसलिए लेबर के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। लेकिन वेज ग्रोथ मतलब जो वेज का पूल है वो बढ़ रहा है, लेकिन जितने वर्कर्स को काम चाहिए उतने वो उसमें अभी भी गैप है। अच्छा। तो और इसी चीज़ को मैं वो जो पहले हमने वो 30 साल वाला जो ड्यूरेशन की बात की थी, तो क्योंकि इन सबको अगर हम काम नहीं देंगे, जैसे हमारे यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है कंपेयर टू वियतनाम में जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ तो 70%। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ कितना है? तो देखिए वो ILO के हिसाब से कुछ 26-27 है, बट मेरे ख्याल से उसमें मतलब वो कंपेरेबल नहीं है। जो पैरामीटर्स की आप कब कहेंगे ये एम्प्लॉयड है और कब कहेंगे एम्प्लॉयड नहीं है या वर्कफोर्स में नहीं है, उसको एडजस्ट करने के बाद कुछ 44-45% है। लेकिन बहुत कम है। तो और इसको बदलने के लिए, और ये इसमें इतनी सारे फ्रंट्स पे इसमें काम करना होगा, बट ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अगर इन महिलाओं को या जो अभी जो 17-18 की हैं या 15 साल की 12 साल की हैं, इनको अगर हम अगले 10 साल में वर्कफोर्स में नहीं ला पाएंगे, तो फिर वो 2053 में रिच होने का चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि भाई वाई कांट इंडिया बी, आई मीन, तो एज इंडिया स्टार्ट्स बिकमिंग द वर्कफोर्स प्रोवाइडर फॉर द वर्ल्ड। तो देखिए, अभी तक के इकोनॉमिक मॉडल्स ऐसे थे कि जो एशियन टाइगर्स कहते हैं कि भाई पहले जापान ने किया, फिर कोरिया ने किया, फिर ताइवान ने किया, फिर थाईलैंड, मलेशिया, सबों ने करना, इंडोनेशिया सबने करना शुरू किया। तो इंडिया को भी ग्लोबल फैक्ट्री बनानी, दुनिया की फैक्ट्री बनना पड़ेगा, राइट। मेरा ये मानना है कि वो तो करना ही चाहिए, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है, बट आज के माहौल में वो करना बहुत मुश्किल है, और इस लेवल पे प्रोड्यूस करना मुश्किल है। जैसे आप चीन का ही देखें, चीन में अभी 50 मिलियन यानी 5 करोड़ गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। पूरी दुनिया में 8 करोड़ गाड़ियां साल में बिकती हैं। उसमें से चीन में कुछ 2.8 करोड़, 3 करोड़ के नीचे ही है, 2.6 2.7 करोड़। तो 60% तो कैपेसिटी उनकी इतनी है कि दुनिया भर के 60% गाड़ियाँ वो बना सकते हैं। अब इतना वेस्टफुल है ये, अगर आप चाहें कि आप भी वो रेप्लिकेट कर लें, कैसे करेंगे, राइट। वेयर तो वो करना चाहिए, हमें भी चाहिए, ज़रूरत है कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हमें करना है, तो बट अब उस स्केल पे करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप छोटे देश हैं, आप मलेशिया हैं, थाईलैंड हैं, तो आप मतलब दुनिया को प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में डिमांड इतनी है, आपका साइज इतना है। आप जो खुद इतने बड़े हैं हाँ। तो कितने लोगों की नौकरी क्रिएट करेंगे। तो हमें बहुत सारे मॉडल्स देखने हैं। तो मुझे लगता है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जैसे अभी क्या हुआ है कि इंडियाज शेयर ऑफ मॉडर्न सर्विसेज ट्रेड इज़ नाउ 8%। सोचिए कि हमारी जो GDP, जो इकोनॉमी की साइज़ है, वो 3.4 3.5% है। ठीक है। लेकिन मॉडर्न सर्विसेज क्या है? तो सर्विसेज ट्रेड में दो जो सबसे बड़े पार्ट हैं, टूरिज़्म और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। तो टूरिज़्म क्या है कि लोग बाहर से यहाँ आए, यहाँ पे खर्च किया तो हमें पैसे मिलते हैं, तो उसको भी एक्सपोर्ट माना जाता बिल्कुल। है। और जब भारतीय बाहर जाते हैं तो वो इम्पोर्ट माना जाता है, क्योंकि हम वहाँ जाके खर्च कर रहे हैं। तो टूरिज़्म में हमारा मार्केट शेयर बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, राइट। उसको हमें इम्प्रूव करना है, वो तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड है कि गुड्स ट्रेड में हमारा मार्केट शेयर 2% से कम है। तो जो गुड्स रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे फ्रेट सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, पोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, वो सब बहुत पीछे हैं। बट इनको अगर हटा दें तो बिजनेस सर्विसेज, IT सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, साइंटिफिक एंड R&D सर्विसेज, इन सब में हमारा मार्केट शेयर ऐसे बढ़ रहा है। वाह। सो इसमें एग्जांपल दो, जैसे अगर मैं अकाउंटिंग फर्म इंडिया में लगाता हूँ, US अकाउंटिंग को सपोर्ट करता हूँ, या बायोकॉन या सिंजीन की जो R&D सर्विसेज हैं उन कंपनियों के लिए कर रही हैं,
इस तरह की सर्विसेज की बात कर इस तरह की सर्विसेज बात कर अच्छा। रहा हूँ। जैसे दुनिया भर के ग्लोबल बैंक्स की ग्लोबल बैंक आजकल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इफेक्टिवली, दे आर ऑल वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें तो नॉट जस्ट कोडिंग, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद क्रेडिट इवैल्यूएशन, बेसिक डेटा लोन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सब यहाँ हो सकता है। मॉर्गेज प्रोसेसिंग, तो वो सब जो है वो इंडिया में। तो अच्छा, ग्लोबल बैंक्स के 35-40% कर्मचारी जो हैं वो इंडिया में बैठने लगे। क्या बात है। अच्छा, वैसे ही ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स, जैसे क्या हुआ था जब जो अभी पिछले मतलब जब से वो कंटेनर्स आने शुरू हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ग्लोबल गुड्स वैल्यू चेन्स फ्रैगमेंटेड, यानी कि पहले होता था गाड़ी एक ही जगह बनती है, अब होता है कि भाई स्टीयरिंग यहाँ बन सकती है, ब्रेक वहाँ बन सकती है, कंटेनर में, हाँ बिल्कुल, तो डाल के और फिर सब जाके एक जगह असेंबल होती है। तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी आती है वगैरह वगैरह। अब सर्विसेज वैल्यू चेन में वो फ्रैगमेंटेशन आना शुरू हो गया। अच्छा, जैसे अगर आप किसी बड़ी ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे हैं, तो क्या स्टेप होता है कि पहले आप जो सीनियर पार्टनर है वो कंपनी के पास जाएगा, धंधा लेके आएगा कि भाई ये बड़ी समस्या आपको हम सॉल्व कर देंगे। अब उसके बाद उसमें आपको रिसर्च करनी होगी, मॉडलिंग करनी होगी, प्रेजेंटेशन बनाना होगा, वो सब इंडिया में होता है। हाँ, तो जो सेल्स वाला मेन बंदा है वो सिर्फ क्लाइंट से जाके मिलता है। जो भी काम है जो क्लाइंट फेसिंग नहीं है, जो क्लाइंट नहीं देखता है, चाहे वो एक्सेल मॉडल बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, वो आप लो कॉस्ट में इंडिया में बना सकते हो रहा है। तो मतलब जो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स हैं उनके 40-45% एम्प्लॉय अब इंडिया में बैठने लगे। मतलब स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में जो ग्लोबल डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का काम जो हो रहा है बेंगलोर में हो रहा है। श्लम्बरजे जैसे ड्रिलिंग डेटा प्रोसेसिंग, राइट। पहले क्या होता था, मुझे याद है जब हमारे मित्र कुछ गए थे श्लम्बरजे काम करने, यहाँ पे बॉम्बे हाई में काम करते थे। सबसे बढ़िया नौकरियाँ होती थी, बहुत पैसे देते थे वो IIT में ना। लाइफ टफ होती थी लेकिन पैसे बहुत मिलते थे। तो वो बॉम्बे हाई पे गए, वहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ के देखते बड़ा बड़ा टिप लेके आते थे। तो क्या हुआ है कि वो ड्रिलिंग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद पता करता है कि भाई ड्रिल को किधर ले जाना है। अच्छा, क्योंकि सोचिए ये जो ड्रिल्स हैं ये कितने किलोमीटर डीप होते हैं, वहाँ पे आजकल तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी हो रही है, तो किस तरफ जाना है वो डिसाइड करना होता है। यही सब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस डेटा को आपको प्रोसेस करना होगा। तो पहले ये टेप वेप लेके आते थे, फिर उसको लोड करते थे अपने वहाँ नवी मुंबई के हेडक्वार्टर में, उसके बाद वो कहीं कहीं जाता था। आजकल ग्लोबल डेटा इंडिया आता है। क्या बात है, क्योंकि पाइप्स इतनी बड़ी हो गई हैं। पाइप मतलब डेटा पाइप, हाँ, बिल्कुल मतलब, बिल्कुल, कि बहुत सारा डेटा आप भेज सकते हो क्योंकि ग्लोबल जल्दी, और ये डेटा भी बहुत सारा होता है, बहुत टेराबाइट्स का डेटा एग्जैक्टली। तो वो अभी ग्लोबल इंटर कंट्री टेलीकॉम बैंडविड्थ इज ग्रोइंग एट 35 to 40% a year. वाओ। सो द काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू नाउ, मतलब आप पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो इट इज़ लाइक कि मैं तुम्हारे ऐसे ही बैठा हूँ, मैं ऐसे ही वार्तालाप कर रहे हैं, तुम चांद पे ही बैठ सकते हो, मैं यहाँ भी बैठ सकता हूँ, काम हो रहा है। टेली प्रेजेंस जैसे वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बता रही थी कि जब वो नए फ़ोन्स को का जो एक्सपर्टीज़ ट्रांसमिट हो रहा था, तो कोविड के बीच में सब कुछ रिमोटली हुआ। अमेरिका में कंपनी बैठी है, उनका जो करंट पार्टनर चाइना में बैठा है, और जो इंडिया में उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो सब रिमोटली हो रहा था। तो इन सब कारण से इंडिया की ग्लोबल शेयर ऑफ मॉडर्न सर्विसेज ट्रेड अब 8% है। वाह। और इसमें और नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं। जैसे एक फर्म बता रही थी कि अब उनके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो अकाउंटिंग है वो $12 $15 पे बिलिंग होती है। इंडिया में 4 लाख रुपए में कंटेंट मिलता है। तो कोयम्बटूर में बैठाओ, भुवनेश्वर में बैठाओ, कहीं भी बैठाओ, और पैसे हैं बिल्कुल। और हो सकता है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनके पास लोग ही नहीं है। अच्छा। अगर किसी बड़ी गाड़ी की कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 मॉडल और डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइनर कहाँ है? सो वो हम एक ज़माने में बात करते हैं ना, स्टेट कैपेसिटी, कि मुझे को 100 सड़कें अगर बनानी है तो 100 सिविल इंजीनियर चाहिए। यस। तो व्हाट यू आर सेइंग इज उनके पास अगर 10 गाड़ियाँ बनानी है, 10 डिज़ाइनर ही नहीं हैं, यस, 1 या 2 हैं, खर्चा भी ज़्यादा है डिज़ाइनर का, ट्रेन भी करना है, तो डिज़ाइन वर्क भी अब वो हमारे यहाँ कर रहे हैं। वो मतलब अगले मॉडल, अगले जनरेशन का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इंडिया में डिज़ाइन करेंगे। क्या बात हो रहे हैं। हाँ। अभी US रिटेलर्स का ग्लोबल प्रोक्योरमेंट इंडिया में हो रहा है। अच्छा।
एक महाशय हैं वो मतलब अच्छे आदमी, महाशय में थोड़ा उनको डेरिवेटरी बोल रहा हूँ कि वो महाशय तो अच्छा वर्ड है, नहीं अच्छा है but थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। बट वो इसी चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों में काम करते हैं। उनको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना होता है। तो उनका तो वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट वो थोड़ा मतलब ऑफकोर्स आगे का कह रहे हैं क्योंकि उनको वही एम्बिशन। वो कह रहे हैं कि यार जब आपकी पूरी अकाउंटिंग, पूरा प्रोक्योरमेंट, पूरा पीपल मैनेजमेंट सब कुछ जब इंडिया से ही हो रहा है तो सीईओ भी यहीं बिठाओ ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ बहुत बड़ी बात है यार। नहीं बट वही बताऊँ कि वो थोड़ा इवन द थॉट यस कि वी शुड इवन कि हमें अपना सीईओ लीडर को भी भारत में बैठाना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। जब मैं क्रेडिट स्विस में था हाँ, तो हमारे फ्रंट ऑफिस में मेरे ख्याल से 150-200 लोग थे वर्ली में बैठे। जब हमारा क्रेडिट स्विस का ग्लोबल बोर्ड आया तो हमारे ऑफिस ही नहीं आया। तो हमने कहा भाई ये क्या हुआ? हम भी हैं भाई। क्योंकि 10-12 हज़ार लोग ऑफशोर में काम करते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स। तो उनके लिए वो ऑफिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गया मैं। और इसका जो फ़ायदा है ना, ये एक तो डायरेक्ट फ़ायदा है कि किसी को नौकरी मिली, डॉलर्स आए तो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस इंप्रूव होता है और काफ़ी फ़ायदा होता है। बट इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो इससे मैनी टाइम्स बिगर है। जैसे आप आईटी सर्विसेज देखिए, पिछले 30 वर्षों में आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री ने देश का मतलब पूरा बदलाव कर दिया। सब मैं मजाक में कहता हूँ कि अगर नारायण मूर्ति जी नहीं होते, उनको तो भारत रत्न देना चाहिए, तो हम वाकई पाकिस्तान श्रीलंका हो जाते, हमारी करेंसी की बुरा हाल होता। राइट, डू यू ओव इट टू आईटी सर्विसेज कि हमारा तेल का इंपोर्ट और वो जो इक्वल हो गया था 2016? वही मैं कह रहा हूँ कि द इम्पैक्ट इज मच बिगर देन दैट। एग्जैक्टली, बिकॉज जो डॉलर आए उससे तो फायदा हुआ ही। बाय द वे एक्चुअली बहुत अच्छी एक किताब छपी है, मैं एक बिजनेस बुक ऑफ द ईयर जूरी पे हूँ, तो हमने उसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर दिया है लास्ट ईयर के लिए, कि जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का तो एक इतिहास करके एक ग्रुप है। डेफिनेटली रीड दैट। हाँ, तो उन्होंने कैसे जो पहले सीडैक और सुपर कंप्यूटर्स और डॉक्टर राजा रमन्ना और कैसे वो कल्चर्स आए, कहाँ पे नारायण मूर्ति ने सीखा। अच्छा। तो वो जो डेवलपमेंट आप देखेंगे वो एनीवे वो डिस्ट्रैक्शन है। तो आईटी नहीं, तुम किताब का नाम बताओ। आई थिंक व्यूअर्स शुड रीड दैट बुक। कौन सी किताब है? ये इतिहास। उस किताब का मैं अच्छा, मैं फिर उसमें डाल दूंगा, मैं नोट्स में डाल दूंगा वीडियो के। हाँ ठीक है। तो ये एक एन दया सिंधु, कृष्णन नारायणन और क्रिस गोपालकृष्णन, तो ये 3 लोगों ने मिलके वो इंडियन आईटी सर्विसेज के हिस्ट्री पे लिखा है। अच्छा। सो क्रिस इज एक्चुअली स्पॉन्सरिंग दैट होल इनिशिएटिव इतिहासा टू की व्हाट हैज बीन द रियल हिस्ट्री ऑफ द आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। इज फिनोमिनल। मतलब हमको अपनी चीज़ों पे गर्व होना चाहिए, तभी हम भी तो अपने हीरोज़ को अभी मैं एग्जांपल, अभी उदयपुर गया था, महाराणा प्रताप पे बचपन में हमने जितना पढ़ा है इतना सा पढ़ा है, वहाँ जाके पता चलता है। चित्तौड़गढ़ आप जाते हो, लोकल लोगों से मिलते हो, तो मैंने फिर 2 किताबें पढ़ी उन पे। और हम फाइट बैक की बात करते हैं ना कि ज़िंदगी में कि यार गिव अप नहीं मारूंगा, वो है ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। यार महाराणा प्रताप जैसा मैंने बहुत कम देखा है। एक्चुअली मैं अध्ययन कर रहा हूँ उस पर, कभी तुमसे भी चर्चा करूँगा। एकदम। हाँ, तो एनीवे सॉरी आई इंटरप्ट। नहीं। सो आईटी सर्विसेज का ना, तो ये कहना कि हाँ भाई वो तेल का पैसा उससे ज़्यादा जाता है वगैरह, वो अच्छी बात है, वो बहुत फायदा हुआ फाइनेंशियली है, बट जो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो तुम कह रहे हो, हाँ, तो उससे क्या हुआ है कि अब उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने के चक्कर में पूरे देश में अब लोगों की आईटी अवेयरनेस बढ़ गई है। बिल्कुल। अब जैसे किसी भी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस आइडिया खोजना है, कोड करने के लिए लोग किसी में सोचता नहीं है कि सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा। तो अभी क्या है कि जैसे मैं अभी जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये महीने में, मतलब उतने कम पैसे भी नहीं देने चाहिए लोगों को, बट कि 10-15 हज़ार रुपये महीने में ठीक ठाक इंजीनियर मिल जाता है। क्या बात है। राइट, द पॉइंट इज़ कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, बट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम सो मच चीपर, एंड दैट अलाउज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट ऑटोमेटेड। बिल्कुल। राइट, तो अभी बिजनेस सर्विसेज में मुझे लगता है उसी तरह से, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जैसे आप देखो कि जो जैसे यूपीआई है या इन सब को डेवलप करने में आई थिंक
द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टैलेंट दैट इंडिया हैड, क्योंकि इन सब जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो लीडरशिप है, या जो आप देखोगे जो विद इन मंथ्स, विद इन वीक्स वो कोविन ऐप और कोविन डेटाबेस बन गया, ये सब अगर आपके पास अपना लिखने वाले नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो तुम भी जानते हो यार, अमेरिका तुम्हें लग रहा है गांव है टेक्निकली, हम दुनिया में प्रॉब्ली टॉप 3 कंट्रीज में होंगे हाँ, एकदम प्योरली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एकदम है। अमेरिका में तो बैंक्स की ऐसी लॉबी है कि वो यूपीआई जैसा सिस्टम अलाउ ही नहीं करेंगे एकदम। तो और अमेरिका ही नहीं, लैटिन अमेरिका में बहुत जगह पे मतलब ये सब। जी, लैटिन में तो एटलीस्ट फिर भी पिछड़ा हुआ है, अमेरिका तो डेवलप देश है, यू नो, इट्स अ हाई इनकम कंट्री, इट्स अ रिच कंट्री, वही अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ जो है ना, मुझे लगता है अगले 20 साल में इसका जो कोलैटरल इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो बिजनेस सर्विसेज का इससे भी मेनी टाइम्स होगा। क्योंकि अब ये समझ लो कि अगर ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिज़ाइन इंडिया में हो रही है और लग्जरी कार्स की, मैं जानबूझ के ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट लग्जरी कार्स की ईवी डिज़ाइन यहाँ हो रही है। कल को किसी देसी कार मैन्युफैक्चरर को अच्छे डिज़ाइनर चाहिए तो उसको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, वो बैंगलोर से। चाइना में हुआ क्या है, वही अब जीली जो भी ये ग्रेट वॉल मोटर्स जो हम उस जमाने में कवर करते थे, जीली का क्या बिजनेस मॉडल था, पहले आप किसी और के लिए बनाओ, सीखो, फिर दूसरी कंपनी में एक जॉइंट वेंचर में इंजीनियर्स वहां भेजो, सस्ती गाड़ियां बनाना शुरू करो, थोड़ी सी बाहर की डिजाइन कॉपी करो, थोड़ी अपनी बनाओ, फिर सीख के फिर कमाल की गाड़ियां बनाओ। वही बिजनेस मॉडल है, सीखेंगे तो यार किसी और को देख के। हाँ, करेक्ट। तो चीन ने तो चलिए सिस्टमैटिकली आईपी चोरी किया, हमें वो सब नहीं करना है, बट सी मैं यहाँ चोरी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सीखूंगा कैसे अगर देखूंगा ही नहीं। एग्जैक्टली, हाउ डू आई गेट इंस्पायर्ड? अगर मैं पिकासो की पेंटिंग नहीं देखूंगा, वैन गॉग नहीं देखूंगा, तो चित्र कैसे बनाऊंगा? चोरी नहीं करनी। एंड हम तो इन्हीं पे WTO हैं, हम तो लॉज रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, तो हमें तो वन ऑफ द रीजंस आई थिंक इंडिया इज आल्सो डूइंग वेल इज कि यहाँ पे ट्रस्ट है कि बिल्कुल वेल सेड कि फॉरेन फर्म्स आएंगी टेक्नोलॉजी लेके, उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ सिक्योर है। लेकिन ये डिफ्यूजन होता है ना, कि जैसे अब अगर कोई US रिटेलर का ग्लोबल प्रोक्योरमेंट इंडिया से हैंडल हो रहा है, कल को इंडियन रिटेलर को प्रोक्योरमेंट इंप्रूव करने के लिए कोई आदमी चाहिए, बिल्कुल वो आपको बैंगलोर जाके हायर कर लीजिए या हैदराबाद जाके हायर कर लीजिए। सो अब जैसे आप सॉफ्टवेयर में ही डेवलपमेंट देखो, अभी हम लोग वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और मतलब जो ऑफशोर डेवलपमेंट में $35,000 $40,000 पर साल का की बिलिंग होती है, द रेवेन्यू पर एम्प्लॉई फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी 100,000। बिल्कुल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पे वैल्यू ऐड होता रहता है। बट मुझे लगता है ना कि जो टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन हो रही है कि भाई आप फॉरेन फर्म्स एक्सपर्टीज़, प्रोसेसेस, सिस्टम्स भेजते हैं और उनकी देखा देखी 5-10 साल में वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फिर बढ़ के, जैसे जो लक्शेयर है चाइना में, जो एप्पल के असेंबलर है, उनकी फाउंडर जो है वो फॉक्सकॉन की एप्पल लाइन पे वर्कर होती थी। तो आप करते देखो, उसमें से थोड़े एंटरप्रेन्योर होंगे, वो सीखेंगे और ले आएंगे, मतलब पूरी से लीगल जायज़ तरह से ऐसे ही बनता है। तो ये जो पेपैल माफिया नहीं तो कितनी कंपनियां बनाई, करेक्ट, वही तो निकले हैं, इतने लोगों ने इतनी बड़ी बढ़िया कंपनियां पेपैल से निकले थे, सीखे, रिस्क लेना सीखा, थोड़े पैसे बनाए, वेंचर कैपिटल के पास गए। जैसे मेरे मित्र हैं मुकेश बंसल, तो उन्होंने वो स्काई रूट एरोस्पेस, आप सोचिए वो खाली प्रेजेंटेशन पे उनको $1.5 मिलियन दे दिए। इस तरह का पैसा आज होना शुरू हो गया, इस तरह की रिस्क कैपिटल। मुझे मुकेश ने बताया था, और ये 6-7 साल पहले बताया था कि यार हमने तो जो भी किया वो US के मॉडल को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, बट आज के एंटरप्रेन्योर्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले हैं, उनकी एम्बिशन लेवल डिफरेंट ऑर्डर पे असीम है। बिल्कुल। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक क्लॉडिया गोल्डिन की एक किताब है, करियर एंड फैमिली। अच्छा। उनको जो पिछले साल नोबेल प्राइज़ मिला था, वही इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जेंडर इश्यूज़ पे काफ़ी काम किया है। तो वो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बताती हैं कि कैसे 1920-25 के पहले महिलाओं के पास US में भी चॉइस थी, करियर और फैमिली, या तो आप काम करें या घर संभालें। ठीक है। क्योंकि घर में रनिंग वाटर नहीं था, सेंट्रल हीटिंग नहीं थी, बिजली नहीं थी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी 40% थी।
तो आप काम करने गई, बच्चे को बुखार हुआ, उस समय तो पेनिसिलिन कुछ नहीं था, एंटीबायोटिक बनी नहीं थी। तो अगर बच्चा गलती से मर गया तो लाइफ लॉन्ग आपको गिल्ट होगा कि मैं काम करने गई थी, इसके कारण बच्चा। तो बट ये सब 1920-25 के बाद ऐसे ऐसे बदलना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि बिजली आनी शुरू हुई 1925 से 45 के बीच में। पेनिट्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स वेंट फ्रॉम नियरली 0 to 80%। करेक्ट। सेंट्रल हीटिंग आ गया, दवाइयाँ आ गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी जस्ट कोलैप्स्ड, और ऐसे काम होने शुरू हुए जिसमें कि महिलाएं काम, जैसे क्लरिकल काम, सेक्रेटरियल काम, और इस तरह के फैक्ट्रीज में थोड़ा अनसेफ होता है, तो वो सब काम में जो मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज का जो मूवमेंट था वो चालू हुआ। फिर लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि, और है अभी भी कुछ हद तक, यूएस में काफ़ी उन्होंने सॉल्व कर लिया है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, कि यू कांट कंट्रोल योर चाइल्ड बेयरिंग। मतलब एक क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, क्योंकि हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है जंगलों में, और पिछले मे बी 100 जनरेशन से हम ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसमें बॉडी इज नॉट इवॉल्व नहीं हुई है। तो एक सर्टेन एज में ही आपको बच्चे होने हैं, आप बहुत लेट करोगे फिर भी टेंशन है। तो फिर हुआ क्या कि कॉलेज तक पढ़ रही है ठीक से, कॉलेज के निकलते ही शादी हो गई, शादी होते ही कॉन्ट्रासेप्शन था नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन, तो बच्चे हो गए, तो फिर आप अपने मेल कॉलेज से पीछे हो गए। फिर क्या हुआ, एक जनरेशन आया जिन्होंने कहा कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन आ गया तो फिर तो हम अपना करियर पे ही फोकस करते हैं। अब आप 35-40 के हो गए, उसके बाद आपको बच्चे नहीं हो रहे। तो भी हुआ क्या है कि वो साइकिल पूरा बताते हैं कि देखिए कैसे पहले होम ऑटोमेशन हुआ तो करियर और फैमिली की जगह करियर एंड फैमिली बन गया। बिल्कुल, आपके पास समय बच गया घर में, अब आप बाहर काम कर सकते हैं, अब आप काम करेंगे तो आप वर्कफोर्स में आ गए। उसके बाद अच्छा, उस समय भी सोशल ऑस्ट्रेसिज्म था कि आप जैसे टीचर्स का लिखा हुआ था कि जिस दिन आप स्कूल की टीचर हैं, जिस दिन आपकी शादी हुई, आपकी नौकरी गई। क्या बात कर रहे हो? 1952 में ये बदला है। अच्छा, 1940-41 में कुछ महिलाओं ने कोर्ट में केस किया कि ये हमारे राइट्स का उल्लंघन है, कि शादी करूंगी तो मैं पढ़ा नहीं सकती। अरे बाप रे, नहीं ऐसे रूल्स थे वहाँ पे, तो दे रूल्स प्रोहिबिटेड वुमेन फ्रॉम एंटरिंग, यूएस की बात कर रहा हूँ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब सॉल्व हुआ। फिर हुआ कि जब पिल्स आ गया तो अब वो ज़्यादा काम करने लगी। फिर एक जनरेशन हुआ जो उनका ग्रुप 4 है, कोहॉर्ट 4 है, उस कोहॉर्ट 4 में विमेन मतलब विद बेबीज़ का परसेंटेज गिरा, बट उनको देखा देखी उनकी जो वो शी कॉल्स देम नीसेस, वो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उन्होंने आगे उन्होंने गड़बड़ की। तो फिर लेकिन तब तक असिस्टेड फर्टिलिटी आ गया था 1980, 85, 90 के बाद असिस्टेड फर्टिलिटी आना जो शुरू हुआ। तो अब फिर आप देखेंगे कि एजुकेटेड वुमेन का द फर्टिलिटी रेट स्टार्टेड टू पिक अप, वो सब होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट जनरेशन में ही है कि पहले घर में आप महिलाओं को बाहर कैसे भेजेंगे, कहीं टॉयलेट ही नहीं है, और बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। मैं बताऊंगा एक मेरी समस्या क्या हुई थी, बट मैं पहले तुमसे सुनूं। लोगों को वो हेमरॉइड्स हो जाते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बाहर काम करने जाए टॉयलेट ही नहीं है। अच्छा, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, मतलब बाहर जाके किसी ने कोई गाली दे दी, कुछ कर दिया या तंग कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आपके घर में इतना काम है, सोचिए 2011 तक जो सेंसस था, 2/3 2/3 घरों में जो खाना बनता था वो जलावन की लकड़ी से, गोईठा से, मतलब काउडंग केक से, और क्रॉप रेसिड्यू जो भूसा जला। बिल्कुल, आप सोचिए कितना स्लो खाना बनता है, उसमें कितना हेल्थ का इशू होता है, कितना वो मिट्टी निपना होगा, बर्तन पे निपना होगा। एक्चुअली मुझे याद है हिंदुस्तान लीवर का एक स्पेशल विम बार आता था जो स्पेशल घिसने के लिए होता। अब 71% घरों में कुकिंग गैस है, 99% घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। अब मैं मित्र को बता रहा था कि जैसे बिहार के गांव में, जैसे आई एम श्योर जहाँ आप बड़े हुए वहाँ भी वही हुआ होगा, हमारे यहाँ भी वहाँ जो है वो सिलोट लोढ़ा पे मसाला बनाती थी, लेकिन अब बिहार के गाँवों में लोग मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं। तो समय कितना बचता है? समय बचता है, और समय इज एवरीथिंग, राइट? समय इज एवरीथिंग। अब मैं देखता हूँ कि मैं गाँव में जाता हूँ, वहाँ पे आइसक्रीम की दुकान दिख रही है। इसका मतलब है किसी, मैं वहाँ से खाऊंगा नहीं है, कितनी बार फ्रीज हुआ होगा, लेकिन वो अलग बात, बट लेकिन एटलीस्ट मॉडल है, वायबल मॉडल है, मतलब बिजली रहती है, यानी कि अब फ्रिज है, लोग टीवी देख रहे हैं,
एड्स पहुंच रहे हैं, ब्रांड्स पहुंच रहे हैं, क्वालिटी का कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। बिल्कुल। सड़क आने से सबसे बड़ी समस्या जो हल होती है कि आपकी सप्लाई चेन इंट्रिकेट हो जाती है। कि जैसे एक आप देखोगे सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है कि कितनी इन्वेंट्री रखनी है, इंटर अराइवल पीरियड, कितने दिन बाद रिप्लेसमेंट होना है। ठीक है। हाँ। अब आप मान लीजिए गांव में दुकान ले आके बैठे हैं, अब सड़क है नहीं, तो महीने में आप एक ही बार भेज सकते हैं, एक ही बार जाके बहुत माल भेजना पड़ेगा। हाँ, तो आप, और क्या होता है कि अब आपको एक ही बार महीना में जाके शॉपिंग करके आओगे आप, हाँ। और उसके बाद आपको दुकान में रखना पड़ेगा, आपका कॉस्ट बहुत बढ़ गया वर्सेस कि दुकान सड़क में लगी हुई है, तो जो होलसेलर का ट्रक आया हर 2 दिन में आ रहा है, हर हफ्ते में आ रहा है। बिल्कुल, तो आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, तो दुकान वायबल हो गई। दुकान वायबल। अच्छा, अगर उस दुकान में कुछ माल नहीं है, किसी को भी साबुन भी खरीदना है, तो सड़क पर तो शहर जाना पड़ेगा। अब वो वहीं पे हो गया, कितने लोगों का समय बच रहा है। तो सड़क बनने से बहुत फायदे होते हैं। और ये जो अटल जी का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो लॉन्च किया 2000 में, वो एकदम उसने नक्शा बदल दिया देश का। और उसके बाद जैसे आपने कहा, जैसे मैं एक बार एक स्टेट के, मैं नाम नहीं लूँगा, बिहार का, चलिए बिहार के एनर्जी सेक्रेटरी के रूम में बैठा था, ले गया था, तो हॉटलाइन पे कॉल आया कि भाई कहाँ, कौन से गांव में बिजली की गई। आपको भरोसा नहीं होगा कि जैसे वो जो सब स्टेशन होते हैं ना, कि भाई 220 वोल्ट तो जल्दी हमारे घर में आता है, तो 440 वोल्ट 1.3 किलोवाट स्टेप डाउन होता रहता है जी। तो ये होता है कि जो 11 किलो वोल्ट की लाइन है, वो 11 किलोमीटर की होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जिससे ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। हमारे यहाँ पर बिहार में 11 किलोमीटर वोल्ट की लाइन जो है, वो 120 किलोमीटर। अरे बाप रे। अब हुआ कि उस गांव में बिजली चली गई है, वो लाइन कटी कहाँ है वो पता नहीं। 120 किलोमीटर कहाँ पता होगा, और सड़क नहीं है तो कोई सवाल नहीं होता। राइट। तो अरे बाप रे, तो यही होता था। तो जो आप कह रहे हैं कि भाई आप उस गांव में जो झील बना वो थी नहीं, कोई देखने को कुछ था नहीं। हमारे गांव में मतलब चंपारण में, बिहार में, कि वो 1960 में भी एक बार बिजली के पोल लगे थे। तो यार सड़क नहीं होगी तो फिर वो बिजली के पोल को देखने वाला नहीं है। उसके बाद लोगों ने तोड़ के हल बना के चल गया। तो ये सब आई थिंक बहुत बहुत बदलाव है। बट एज वी लुक फॉरवर्ड, आई थिंक हमें अपने एम्बिशंस को रीसेट करना होगा। जैसे विमेन को वर्कफोर्स में, और कैसे, जैसे न्यू डील में जो रूजवेल्ट वाली, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी ऑब्जेक्टिव थी, आई थिंक, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। उन्होंने क्रैशेस बनाने शुरू किए, और क्रैशेस में हुआ कि भाई बच्चे को अपना चाइल्ड केयर में रख दिया। हाँ, तो उसका वो साइड इफेक्ट, वो इंटेंडेड इफेक्ट नहीं था, वो उनका था कि भाई हम चलो बच्चों को देखने के लिए, मतलब उनको तो बेसिकली केंशियन इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे। करेक्ट। बट जब महिलाओं को लगा कि यार बच्चे तो देख रही, ठीक है यार, इंटरेस्टिंग, तो मैं काम कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे लगा वो एक्चुअल स्टेटेड इंटेंट था कि महिलाओं को काम मिलेगा बच्चों का केयर करने का। करेक्ट। लेकिन एक महिला 10 बच्चों का केयर कर सकती है, तो 9 महिलाएं फ्री हो जाती हैं काम। ओह वाह। और आप वियतनाम का देखें, वियतनाम में स्कूल जो है 9 बजे से 6 बजे तक चलता है। हाँ, मालूम है मुझे, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ वियतनाम। तो फिर माँ काम कर सकती है 9 बजे से 6 बजे तक। करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो फिर बहुत अच्छे, कोई आपको चाइल्ड केयर वगैरह की जरूरत ही नहीं। इंटरेस्टिंग। तो सोसाइटल चेंज इसी तरह से तो आता है कि आप कुछ बड़े लेवल पे इस तरह के रेगुलेशंस लाएं जिससे यू नो द प्रॉब्लम। पर ऐसा नहीं है, बहुत लोग ना इसमें बहुत क्या कहा जाएगा, कॉन्डिसेंडिंग होते हैं कि यार, जैसे मुझे याद है जब पहली बार फ़ोन आए थे गाँव में, तो मैं वही रूरल ट्रिप कर रहा था, पता नहीं क्या इसका असर पड़ रहा है। तो एक मुखिया जी बोल रहे थे, फोन लेके लो क्या करेगा, ये बीवी से बात करेगा, तो कि हाँ खाना गर्म कर देना हमारा। तो इसमें बुरा क्या है, गर्म खाना मिले तो अच्छी बात नहीं, बट मोर देन दैट कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच कि अरे आपने इनको बिजली दे भी दी तो क्या टीवी देखेगी, ऐसे नहीं होता है। हर आदमी की एम्बिशन होती है, हर आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कल आज से मेरा बेहतर हो, मैं आगे बढ़ूं, कौन नहीं चाहता है। और जैसे जैसे उनको वो दिख रहा है कि भाई यूट्यूब वीडियोस पे कि भाई महिलाएं ऐसे काम करती हैं, मतलब एक मैं एग्जांपल यूज़ करता था 10 साल पहले रिसर्च में, कि
ब्राज़ील में जैसे जैसे टीवी नेटवर्क्स एक्सपैंड हुए वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट्स गिरने लगे। ओके। एंड इट वाजंट दैट कि भाई एंटरटेनमेंट के कारण लोग थोड़ा प्रोक्रिएशन कम करने लगे। इट वाज बिकॉज कि महिलाओं ने देखा कि अरे ये 40 साल की महिला हैं टीवी पे और इनको 2 ही बच्चे हैं, अच्छा तो मैं 5 क्यों करूं या अच्छा 4 क्यों करूं। तो द कल्चरल स्प्रेड ऑफ बिहेवियर, और जैसे वही कि अगर कोई महिला काम करने जा रही है, लोग देख रहे हैं और ये रोल मॉडल होता है। बिल्कुल रोल मॉडल होता है। तो एम्बिशन सबका है, बस हमें उनको वो उनकी एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि भाई कैसे उनका समय फ्री करें, ऐसी जॉब्स उनके पास तक लाएं कि वो काम कर सकें, और जितना वो काम करेंगे उतना फ़ायदा होगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि नीलकंठ को और भी वीडियोज़ में आपके सामने लेके आऊँ, स्पेशली नॉट जस्ट इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स, बाकी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि उनमें काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी अध्ययन करते हैं। और जैसा आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर के साथ भी काम करते हैं। मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडवाइज़र हैं, आधार के चेयरमैन हैं, सेमीकंडक्टर मिशन की कमेटी में हैं, एक्सिस कैपिटल के बोर्ड पे हैं और एक्सिस बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं। कमाल के मित्र हैं और वाकई के बुद्धिजीवी हैं।